हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी अपने 9th क्लास के बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? हम लोग टिश्यूज का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने टिश्यू में देखो इंट्रोडक्शन ले लिया, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज को उठाया। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में हमने वेराइटी ऑफ टिश्यूज को समझा, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए, परमानेंट टिश्यूज हो गए। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, उसके अंदर क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, देन कॉलिन्काइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वी हैव ब्रॉडली स्टडीड द जाइलम एंड द फ्लोएम विच आर एक्चुअली द वैस्कुलर कंडक्टिंग और वी कैन से द फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ आवर प्लांट। ठीक है, इन सबको देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आ गए थे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यूज को अच्छे से कवर अप कर लिया था और प्लांट टिश्यूज को कवर अप करने के बाद हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज भी स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, एनिमल टिश्यू से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा समरी लेंगे, उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन तक भी बता दिया था। फिर मैंने आपको कहा था स्टूडेंट अब इस क्लासिफिकेशन में एक एक पॉइंट उठाकर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखो एनिमल टिश्यू किसके बने हुए होंगे? एनिमल टिश्यू ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स के बने हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अपन देखना स्टार्ट करें, ठीक है, फर्स्ट वी राइट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में क्या स्टूडेंट्स? एनिमल टिश्यू। टिश्यू में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलो अगर अपन एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में मैं क्या लिखूंगी? ग्रुप ऑफ एनिमल सेल। आपने एनिमल सेल के टॉपिक में पढ़ा था ना, बस उसी की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, जिससे कि एक सेल ना काम करके बहुत सारे सेल्स पे काम का डिविजन ऑफ लेबर हो जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ ठीक है एनिमल सेल। ग्रुप ऑफ एनिमल सेल। अब हमने ये देखा कि अगर हमें एनिमल टिश्यू बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें एनिमल सेल की ही नॉलेज लेनी पड़ेगी। भाई हम अभी तक जितने भी टिश्यूज को डिस्क्राइब करते हुए आए हैं, हमने उसके अंदर के सेल्स को उठाकर उसके सेल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है। उसके बाद हमने बोला है कि सेल ऐसा दिखता है तो जाके टिश्यू ऐसा दिखता है। सेल का ये फंक्शन है तो यही फंक्शन उसके जो रिस्पेक्टिव टिश्यू का भी होगा। यही कहूंगी ना स्टूडेंट्स में। तो मैंने क्या बोला कि एनिमल सेल क्या है? एनिमल सेल में क्या है? देखो एनिमल सेल, अगर आप सेल के चैप्टर्स को आप फ्लैशबैक में जाएं तो हम एनिमल सेल से क्या समझते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, सो सेल वॉल एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन है लेकिन उसके आसपास जो और सेल वॉल प्लांट में अवेलेबल थी वो चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि चूंकि एनिमल सेल एक एनिमल में होगा तो एनिमल्स जनरली क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दैट मीन्स उनके सेल के अंदर ऐसी कोई चीज लैकिंग है, ऐसी कोई चीज की अवेलेबिलिटी ही नहीं है जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बना सके। जैसे ग्रीन प्लांट्स में उनके जो सेल्स थे उनके अंदर क्या था? प्लास्टिड था। भाई सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा, यू हैव सेल ऑर्गेनल्स। उस सेल ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल था प्लास्टिड। उस प्लास्टिड में था एक ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। उस ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल था, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ग्रीन प्लांट्स की। वो पिगमेंट क्लोरोफिल होगा तभी उसकी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इनमें क्या है?
एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें अपना खाना दूसरे से ऑब्टेन करना पड़ता है, दे डिपेंड ऑन अदर्स। तो कहीं ना कहीं वो प्लास्टिड क्या है, एनिमल सेल में लेकिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। भाई चीजें तो है पर वो चीज लैकिंग है जो प्लांट में है, ठीक है। दे हैव वेल डिफाइंड एंड membranous bound cell organelles and membranous bound cell organelle। और न्यूक्लियस कैसा है, and nucleus is well defined and membranous bound, well defined and membranous bound। तो उस सेंस में ये क्या है, यूकैरियोटिक। उस सेंस में क्या है, ये क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि प्लास्टिड एब्सेंट है, या हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड नहीं थे, खुद खाना बना नहीं सकते थे, तो ऑटोमेटिकली डिपेंड हो गए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। कुछ भी लिखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स they don't have plastids, so can't, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते, so can't manufacture their own food, so depend on others, heterotrophic, so depend on others, ठीक है। ये सब चीजें आपको एक एनिमल सेल में दिखती हैं, और एनिमल सेल की ग्रुपिंग क्या कहलाती है, एनिमल टिश्यू। क्या कहलाती है, एनिमल टिश्यू। प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनमें शायद ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो स्टेशनरी रहते हैं, क्योंकि उन्हें खाना खुद बनाना है, एक ही जगह पे ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से मूवमेंट नहीं करते। लेकिन एनिमल्स नीड लोकोमोशन टू कैरी आउट द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, एनिमल्स शो movement and locomotion, ठीक है। चलो ये सब तो एक स्लाइड समरी के इंट्रोडक्शन की बात थी। उसके बाद अगर हम एनिमल टिश्यूज पे आए प्रॉपरली, ठीक है, एनिमल टिश्यूज में हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो एनिमल टिश्यूज में आई हैव 4 ब्रॉड कैटेगरीज, ऑफ टिश्यूज, ठीक है। पहली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीसरा मस्कुलर टिश्यू,
और चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू एपिथेलियल, एपी मतलब ऊपर और थीलियल मतलब कवरिंग। कोई भी चीज इस टिश्यू को दे दो, ये उसके ऊपर की क्या कर लेगी, कवरिंग बना देगी, चाहे वो पार्ट आपकी बॉडी के बाहर का हो, चाहे वो पार्ट आपकी बॉडी का अंदर का हो। कनेक्टिव टिश्यू, नेम सजेस्ट कनेक्ट, ये दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करेगा, उनमें कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई एक मीडियम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। देन मस्कुलर, मस्कुलर मतलब रिलेटेड टू मसल्स, काम करना है, मूवमेंट करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करना है, उसके लिए क्या चाहिए, मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू टोटली एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आवर ब्रेन नर्व्स। कोई भी चीज अगर सोचनी है, ब्रेन से सिग्नल जाएगा, नर्व्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स को मिल जाएगा, या बॉडी पार्ट्स की कोई एक्टिविटी अगर ब्रेन को समझनी है तो वही सिग्नल नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन के पास जाएगा। तो ये प्रॉपरली कौन बना रहा है, नर्व्स के सेल, नर्वस टिश्यू, मसल सेल, मस्कुलर टिश्यू, और जो भी इसके वेरियस सेल्स हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, इसमें कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं, बहुत सारे सेल्स आएंगे, वो क्या बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल सेल्स क्या बनाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू। इसको फटाफट देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर उसकी थोड़ी सी एक समरी और हिंट लेके अगर हम बात करें, देखो एपिथेलियल टिश्यू किसी भी चीज की कवरिंग बनाता है। कोई भी सेल्स हैं, ग्रुपिंग करके किसी भी चीज की कवरिंग बना ली, तो क्या बन गया, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बन गया स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू। अब इस एपिथेलियल टिश्यू अगर कवरिंग का काम कर रहा है, अगर एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग का काम कर रहा है, तो जनरली कवरिंग क्या चीज देगी, किसी चीज की बाहरी ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज का प्रोटेक्शन। ये सब चीजें इस एपिथेलियल टिश्यू की खासियत होंगी, खूबियां होंगी। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। मैं कैसे कह सकती हूं, देखो एपिथेलियल, एपी मतलब अपॉन, किसी के ऊपर, अपॉन करके क्या करना है, और थीलियल मतलब कवरिंग, थीलियल मतलब कवरिंग। किसी भी चीज की कवरिंग जो टिश्यू बनाएगा, किसी भी चीज की कवरिंग जो टिश्यू बनाएगा, उसे आप एपिथेलियल टिश्यू कहोगे। मैं बॉडी से रिलेटेड पढ़ रही हूं, मैं एनिमल से रिलेटेड पढ़ रही हूं, मतलब एनिमल से रिलेटेड जितने भी कोई चीज है, अगर उनकी कोई बाउंड्री बना रहा है, उनकी कोई कवरिंग बना रहा है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में। ठीक है, देखो हम ये कह सकते हैं, दिस टिश्यू forms the boundary or covering, boundary or covering of body parts, of body parts। कोई भी पार्ट है उसकी कवरिंग बनाना। ठीक है, अब देखो बॉडी पार्ट बाहर भी लोकेटेड हो सकता है और अंदर भी लोकेटेड हो सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, आउटर बॉडी पार्ट और इनर बॉडी पार्ट। देखो ये मान लो कोई भी बॉडी पार्ट है और ये भी कोई भी बॉडी पार्ट है। अब इसको एपिथेलियल टिश्यू को दिखाना है कि भाई सेल्स की कोई ग्रुपिंग यहां पर दिख रही है तो टिश्यू बन गया, सेल्स की कोई ग्रुपिंग यहां दिख रही है तो टिश्यू बन गया। तो एक तो किसी बॉडी पार्ट का बाहर का हिस्सा लेना है। देखो जैसे ऐसे ले लिया अपन ने, आपको ये कवरिंग कैसे दिख रही है एपिथेलियल टिश्यू की, बिल्कुल कंटिन्यूस,
मतलब सेल्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, मतलब दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, यही कहूंगी ना मैं, ठीक है। या फिर अंदर का ले लो, अंदर की कवरिंग बना ली, क्या हो गई, अंदर की कवरिंग बना ली। तो ये भी क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू, क्या बना रहा है, कवरिंग या बाउंड्री। ये भी क्या है आपकी, ये जो मैजेंटा कलर में बनाया है मैंने, एपिथेलियल टिश्यू। मतलब अगर मैं इस टिश्यू के सेल्स का पिक्चराइजेशन करूं तो ऐसा कुछ आएगा, ये देखो, डोंट गो टूवर्ड्स दी शेप, अभी शेप नहीं देखनी है, ठीक है। सेल है तो आई एम हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक सेल है, ये क्या है आपका एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है सॉरी। तो ये सेल्स की ग्रुपिंग क्या बना रही है, टिश्यू। ये सेल्स की ग्रुपिंग क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है ना अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सेल है और ये सेल है, इन दोनों सेल के बीच में आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रही है? नो, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, स्पेस होती है तो कुछ चीजें पास होने के लिए भी चांसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये जो टिश्यू है इनको ना तो कोई एज सच ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है, ना ही एज सच कोई नर्व्स इसमें से बाहर जा रही है। भाई अगर आप अपनी ये मान लो, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू, स्किन आपकी एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में आती है। देखो सेल्स हैं, कोई स्पेस नजर आ रही है आपको, दो सेल्स में नहीं नजर आ रही, बिल्कुल कंटिन्यूस कवरिंग है, कवरिंग है ना, पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग को बना के बैठी है, स्किन आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई नहीं दिख रही है, कोई भी अनवांटेड मैटर बॉडी के अंदर से लीक होकर बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। मान लो आपने अपनी स्किन को रब किया, अब आपको क्या ब्लड दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, या आप इसको अपने हिसाब से पिंच करो तो एज सच कोई नर्व फाइबर्स भी आपको पेन का मैसेज ब्रेन को नहीं सुना रही कि आपके मुंह से आवाज निकले कि नहीं मुझे पेन हो रहा है। मतलब एज सच बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई या बहुत ज्यादा सेंसेशंस वाइज कोई मटेरियल इसमें से पास नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह सकती हूं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मैं आपको चीजें रिवाइज करवा रही हूं, नया कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हूं, जिससे कि क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मैं क्या बोलूंगी, देखो ये सेल्स हैं, ये किसी पे बैठे हुए थे, किस पे बैठे हुए थे स्टूडेंट्स? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठे हुए थे, याद है भाई। ये सेल्स की ऊपर की, चलो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन किसी पर तो बैठेंगे ना, हवा में थोड़ी रहेंगे। इनको सीट करवाता है, इनको एक बेस प्रोवाइड करती है, एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी लेयर, जिसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हो। बेसमेंट मतलब बेस पर है, आप कोई भी फाउंडेशन इस पे क्रिएट कर सकते हो। तो देखा जाए तो एक एपिथेलियल सेल की दो सरफेसेस होती है, एक बेसल सरफेस या फिक्स्ड सरफेस और एक फ्री सरफेस। आप इसको अपर सरफेस या फ्री सरफेस भी बोल सकते हो और इसको लोअर सरफेस, फिक्स्ड सरफेस या बेसल सरफेस भी बोल सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैविंग टू सरफेसेस, एक क्या होगी, अपर सरफेस या फिर फ्री सरफेस। मैंने आपको ये भी बताया था, जो आदमी फ्री रहता है वो बहुत ही इजीली अपने आसपास के चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें खुद में भी बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो आदमी फिक्स है, बेस है, एक ही चीज पे अटका हुआ है, उसमें कभी भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चेंजेस मतलब
मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोअर सरफेस, जिसपे एक्चुअली एपिथेलियल सेल सीट करता है, बैठता है। लोअर सरफेस और फिक्स्ड सरफेस या फिर बेसल सरफेस, या फिर बेसल सरफेस, मतलब यू आर हैविंग दी सेल्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज एक्चुअली बेसल सरफेस एंड दिस इज फ्री सरफेस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, मतलब एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सीट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी भी सेल की बनी हुई नहीं रहती है, ये फाइबर्स की बनी हुई रहती है, जिनका केमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन। जनरली देखो, आप कुछ कुछ लॉजिक आज से समझते चलो स्टूडेंट्स, बॉडी में जहां पर भी कोई लंबी चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा या किसी पे बिठाना पड़ेगा, आप इतने सारे सेल्स को अपनी बॉडी में सिर्फ बिठाने के लिए वेस्ट नहीं करोगे, आपको सेल्स और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करोगे, सेल को किसी और चीज से रिप्लेस करोगे। भाई मेन चीज जो बैठ रहा है वो तो सेल ही है, लेकिन वो सेल के ऊपर सेल नहीं बैठेगा। सेल को क्या करेगा, जैसे कोई लंबी सी चीज बिठा सकते हो, जैसे आप इसको नॉन सेलुलर लेयर होती है, ये इसमें सेल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये कोई लिविंग लेयर नहीं है, नॉन लिविंग लेयर है। जरूरत ही नहीं भाई, ऐसे कोई फूड न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है जो लिविंग बनाऊं मैं। अपन को सिर्फ बेस चाहिए, अपन को सिर्फ, अगर मैं आज किसी टेबल पे बैठ रही हूं तो मैं टेबल को लिविंग थोड़ी बनाऊंगी, लिविंग आदमी मेरा बोझ थोड़ी झेल सकता है। ठीक है, मैं किसी आदमी पर इतनी देर नहीं बैठ सकती जितने में एक नॉन लिविंग चेयर पे या टेबल पे बैठ सकती हूँ। तो उसी तरीके से हेयर द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन लिविंग एज इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब आप बोलोगे मैम सेल्स की नहीं बनी हुई है, तो जब कोई चीज सेल्स की नहीं बनी हुई रहती है तो सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंस जाती है बॉडी में वो फाइबर्स की जाती है, क्योंकि फाइबर्स क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, खींच सकते हो, उनके थ्रू आप कितना भी लंबा बेस बना सकते हो, कितने भी सेल्स को सीट करवा सकते हो। अभी आप कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स का बहुत बड़ा रोल देखोगे कि भाई आपको किसी भी चीज को कनेक्ट करना है, अगर आपको इस चीज से इस चीज को कनेक्ट करना है तो आपको ऐसा नहीं कि मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स चाहिए, कुछ सेल से भी कनेक्ट कर सकते हो, साइड बाय जो एरिया बच जाता है आप क्या करो, लंबे लंबे फाइबर्स से। तो उससे क्या है, बॉडी के लिए एक तो वो चीज इकोनॉमिक होगी कि भाई ठीक है लंबी फाइबर्स अवेलेबल है, काम हो सकता है। जितने ज्यादा सेल्स आप डालते जाओगे हर चीज में, उतने ज्यादा आपको फूड की रिक्वायरमेंट होगी उस सेल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी नीड एनर्जी टू वर्क। ठीक है, तो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन सेलुलर लेयर। अब नॉन सेलुलर है मतलब सेल्स की तो नहीं बनी हुई, तो किसकी बनी हुई है। अब फाइबर्स का केमिकल नेचर मैंने प्रोटीन से क्यों बोला, मेरे पास मेरी बॉडी में वेरियस बायोमोलिक्यूल्स अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने प्रोटीन को ही क्यों पकड़ा। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर आपको पता है तो स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी द आंसर। कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब हर जगह पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल प्रोटीन होता है। आपकी बॉडी को प्रोटीन की हर टाइम जरूरत है, बिकॉज द प्रोटीन इज द ओनली बायोमोलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई बॉडी। मेरी हाइट का बढ़ना, मेरी मसल्स का स्ट्रांग होना, मेरे मस्कुलर स्ट्रेचर का बढ़ना, मेरी पर्सनैलिटी का डेवलप होना, सब कुछ आपके प्रोटीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहता है। जबकि आप शायद खाने में प्रोटीन कम अमाउंट में लेते हो इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आप रोटी रोज खाते हो, चावल रोज इनटेक कर रहे हो, यू आर गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, तो प्रोटीन बॉडी क्या करती है, जैसे देखो आपने अगर एक एग खाया है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन एकदम आया,
ठीक है, उसका अमाउंट कार्बोहाइड्रेट फैट से बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। तो अब आप बोलोगे मैम मैं तो रोज नहीं खा सकती है। बॉडी क्या करती है कि जैसे आपने एक एग खाया तो उसमें से बहुत सारा प्रोटीन क्या करती है, स्टोर करके रख लेती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी को पता है कि आप कम प्रोटीन ले रहे हो। तो वो स्टोर्ड प्रोटीन से कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करती रहती है, करती रहती है। ठीक है, इसलिए आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, आपके बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो लगभग सब जगह पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। तो जो चीज बॉडी को अगर इंस्टेंट बनानी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन मेरे को इंस्टेंट बनानी है फाइबर्स की, भाई कार्बोहाइड्रेट फैट तो आता है और बहुत जल्दी यूटिलाइज होता है, क्या स्टोर्ड है, प्रोटीन स्टोर्ड है, आ जाओ प्रोटीन की बना लो। इसलिए देखना जनरली जितने भी फाइब्रस मटेरियल्स होंगे आपकी बॉडी में, या जिसको खींचकर आपको लंबा करना है या ट्रांसपोर्टेशन कराना है, तो हर टाइम आपको कोई अवेलेबल चीज चाहिए। तो जनरली वो किसकी बनी हुई होंगी, प्रोटीन। या प्रोटीन की भी बहुत कैटेगरीज आप पढ़ोगे, इसमें भी बताऊंगी, जब बायोमोलिक्यूल्स आएंगे आप उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स ये तो आपका क्या हुआ, पार्ट आज रिवाइज हो गया। ठीक है, मैं इसको जो भी पढ़ाने वाली थी आपको, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता सकती हूं इसमें जाते टाइम, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू था, आपको मैंने ये चीज डबल बार इसलिए रिवाइज कराई है क्योंकि अब जो भी मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी उसमें ये चीज बार बार नहीं बताऊंगी, मैं सीधे बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम लूंगी। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। ठीक है, इसलिए आज की क्लास मैंने एक वापस से रिवीजन क्लास ली है आपकी। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, दो पार्ट्स थे, इतना मैं बता चुकी थी। यहां पर मैं रोक रही हूं क्योंकि यहां तक मैं बता चुकी हूं और यहां तक मैंने आपको री रिवाइज भी करवा दिया है। एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जो सिंगल लेयर का कंपोज था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ था, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे ये क्या है, ये एक ही लेयर है सेल की, तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आ गया। अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर एक और लेयर लगा देती हूं सेल की, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने आपको इसका पूरा एक चार्ट बनवाया था कि सेल्स की शेप के बेसिस पर यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल एज वेल एज स्ट्रेटिफाइड। देखो, अगर सेल की शेप चपटी और फ्लैट थी तो सिंपल स्क्वेमस बोला था, क्यूब लाइक थी तो सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, और कॉलम की तरह थी, टॉल पिलर लाइक, तो सिंपल कॉलमनर। उसी तरीके से अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करूं तो क्या था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, और एक लास्ट में आया था सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। मैंने आपको कहा था कि कॉलम जो सेल्स होते हैं वो कभी कभार हाइट में इररेगुलर हो जाते हैं। इररेगुलरिटी की वजह से सेल की लेयर तो सिंगल लेयर होती है, पर्टिकुलर नेचर में वो सिंपल होता है, लेकिन दूर से आपको मल्टीपल लेयर नजर आती है, इस वजह से आप उसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हो कि है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल पर दिखाई आपको मल्टीपल लेयर है। तो उसके अंदर अपन एक और कैटेगरी इन्वॉल्व करते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूं। आज के जो क्लास थी मैंने आपको पूरा जो एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक था वो वापस रिवाइज कराया है, क्योंकि जब मैं आपको आगे टिश्यूज अब पढ़ाने वाली हूं तो मैं एक ही लाइन को बार बार नहीं गाऊंगी, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बोलूंगी। इसलिए मैंने खुद ही आपको पूरा चैप्टर जो टॉपिक था, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कंटिन्यू करवाना था, जानबूझ के रिवाइज करवाया था कि अगर एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो आपके दिमाग में क्या है वो चीज, मान लो कोई डाउट रह गया हो तो वापस से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज क्या मैं आपको हर क्लास में नहीं बताऊंगी। अब मैं डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी बोलूंगी और चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका चार्ट भी नहीं बनवाऊंगी क्योंकि वो मैं बनवा चुकी थी। ठीक है, मैंने आपको मुझे बनी रिवाइज भी करवा दिया। मैं सीधे नेक्स्ट क्लास में
ये टॉपिक उठाऊंगी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और इसके अंदर जो एक एक टिश्यू था उसको उठाकर उसकी प्रॉपर्ली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेचर, उसका लोकेशन और फंक्शन बताऊंगी। मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू में लोकेशन फंक्शन भी बताए थे कि भाई लोकेशन क्या होगा, या तो बॉडी के बाहरी पार्ट की कवरिंग या बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की अंदर की कवरिंग, किसी कैविटी को ले लो, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, प्रोटेक्शन देना, एब्जॉर्प्शन कराना, किसी चीज को खींचना, ट्रांसपोर्टेशन करना, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी देना, ये सब चीजें मैं बता चुकी थी। तो मैंने आपको जो जो चीजें थी वो रिवाइज भी करवाती है। इस चीज को मैं वापस अब नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करूंगी। अब मैं सीधे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू उठाऊंगी, उसके टाइप्स बताऊंगी, देन स्ट्रेटिफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको रिवीजन में भी बहुत कुछ वापस से नया समझ में आया होगा, और डबल रिवीजन से आपका एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू की तरह ही पक्का होगा, क्योंकि मैंने आज आपको एनिमल टिश्यू के साथ प्लांट टिश्यू का डिफरेंस भी बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।